देश के सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश के सांप्रदायिक सियासत में अब बुलडोजर सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। मंदिर हो या फिर मस्जिद, अब बुलडोजर हर कहीं खड़ा है। जहांगीरपुरी में मस्जिद के बाहर अवैध निर्माण हटाने को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हुआ, तो आज वहीं अलवर में अवैध निर्माण को लेकर 300 साल पुराना मंदिर गिरा दिया गया। जो कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी के एक्शन पर सवाल खड़े कर रही है, उसी कांग्रेस से राजस्थान में हुई इस कार्रवाई के सुर वहां पर राजस्थान में बदले हुए हैं, जिससे पूरे देश की सियासत को गर्म करके रख दिया है। और सवाल यहीं से खड़ा हो रहा है कि क्या जहांगीरपुरी के बदले की कार्रवाई अलवर में नजर आई? ये रिपोर्ट देखिए। सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो। गणेश जी भी खड़े हैं। गणेश जी नहीं टूटे अभी भी। मंदिर की जिस चौखट पर लोग माथा नवाते थे, शीश झुकाते थे, वो अब मलबा बन गया है। ये देखो, सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो। ये गया मंदिर। मंदिर की जिस मूर्ति पर भक्त जल चढ़ाते थे, वो अब चकनाचूर हो गई है। जिस मंदिर में गूंजते थे भक्ति भरे गीत, होता था भजन, मंत्रों से शुद्ध होता था वातावरण। जय भोले बाबा की। ये सिलसिला जारी था, लेकिन आज यहाँ की तस्वीर कुछ और थी। अतिक्रमण के नाम पर मंदिर को ढहा दिया गया। बुलडोजर चला और सिर्फ मंदिर ही नहीं गिरा, मूर्तियों पर कटर चलाकर हटाया गया। मंदिर के गर्भगृह में घुसकर मूर्ति हटाई गई, एक एक मूर्ति को ध्वस्त किया गया। पुराने मंदिर पर अब राजनीति की नई इमारत खड़ी की जा रही है। अलवर में मंदिर ध्वस्त करने को जहांगीरपुरी के बदले की कार्रवाई बताई जा रही है। बीजेपी अब पूरी तरह से हमलावर है। ये गया मंदिर पूरा। दुखद यह है कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली में एक वैधानिक कार्य को जिस प्रकार से आपने कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिस प्रकार से आपने धर्म का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया, और जो आप आज राजस्थान में कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बदले के भाव के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार आगे बढ़ा रहा है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर किसके आदेश पर मंदिर को यूं गिराया गया, किसके आदेश पर मूर्तियों को कटर चलाकर हटाया गया, किसके आदेश पर मंदिर के गर्भगृह में घुसकर मूर्तियां हटाई गई, एक एक मूर्ति को ध्वस्त किया गया। अरे वो देखो, सीधे खड़े हैं अभी भी। उठाएगा, अब उठाएगा मूर्ति। अरे मूर्ति उठाएगा, ये गया, ये ले गया। मंदिरों को गिराकर बुलडोजर तो आगे बढ़ गया, लेकिन इसके साथ ही राजनीति में नया भूचाल आ गया। यहाँ मूर्ति लगी हुई थी, ये मंदिर बना हुआ था, 300 साल पुराने मंदिर था। ये बावड़ी है पास में, और ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि वो शिवलिंग जो है वो यहाँ पर लगी हुई थी। यहाँ शिवलिंग लगी हुई थी, और नाले, अब इन्होंने नाला खोद दिया है। नहीं, नाला अलग से था, अब यही नहीं शिव जी की मूर्ति पथराव आई थी, और आगे यहाँ पर शिवलिंग था जिसको बता रहे हैं कि हटा दिया गया या तोड़ दिया गया। इसके आगे जो है 2 और मंदिर हैं, उसको भी तोड़ दिया गया। ये मूर्ति आप देख सकते हैं, ब्रह्मा जी की मूर्ति है, जिसको तोड़ दिया गया था जिस समय डेमोलिशन हो रही थी। ये मूर्ति जो है वो भी टूटी है। ये आपने नाले में से निकाली? बिल्कुल, मैंने नाले में से निकाली है। मैंने रोका भी था उनको, लेकिन उन्होंने पिटाई की है। मेरे थप्पड़ मारा है, एसडीओ साहब ने खुद ने थप्पड़ मारा है। हिंदूवादी संगठनों ने कार्रवाई पर सवाल किया। मंदिर ढहाने को लेकर गहलोत सरकार पर वार किया। 250-300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, उनकी बेकदरी कर दी, हमारे भगवानों का अपमान कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, गुंबदों को नीचे गिरा दिया, जूतों से, चप्पलों से शिवालयों में चढ़ गए और तार तार करके हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक हमारे मंदिर, इनको खंडित करके हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, दंगे भड़काने की साजिश की है।
मंदिर ढहाने को लेकर राजस्थान में नई महाभारत छिड़ी है। वहीं कांग्रेस पूरी घटना के पीछे कुछ और ही कहानी बता रही है। 35 नगर पालिका के मेंबर हैं, जिनमें 34 बीजेपी के सदस्य हैं, पार्षद हैं, एक सदस्य मेरा है। 34 पार्षद आ जाओ, मैं भी उनके साथ हुआ और उनके साथ साथ मदद करूंगा। जब उन्होंने 34 ने फैसला कर लिया तो मैं अकेला फैसले को बदलने में सक्षम नहीं हूँ। अलवर में पिछले कुछ दिनों में मंदिर गिराने के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर प्रहार किया। गांधी परिवार पर वार किया तो कांग्रेस ने भी पूरी घटना पर बीजेपी पर पलटवार किया। आज गांधी परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करती। आपने एफिडेविट लिख करके ये दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम मृतक है। और आज जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, एक बात तो स्पष्ट होता है, आप केवल चुनाव में जिस प्रकार से मंदिर मंदिर जाके त्रिपुंड लगा करके अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब मिथ्या है। आज जो आपने राजस्थान में किया है शिव मंदिर पर प्रहार करके, वही आपका सत्य है। बोर्ड की बैठक दिनांक 8/9/2021 को हुई, जिसमें ये अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये अतिक्रमण को हटाने की बात कही। रामनवमी पर करौली में भड़की हिंसा के बाद राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। अब अलवर की घटना ने सूबे के सियासी ताप को और बढ़ा दिया है। मंदिर को ध्वस्त किए जाने के बाद राजनीति को गरमा दिया है। अलवर से देवांकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। और इस वक्त इसी खबर से जुड़ी हुई अहम जानकारी सामने आ रही है। अलवर के डीएम ने कहा है कि अलवर नगर पालिका की बैठक में सहमति से अतिक्रमण हटाने का फैसला हुआ था और मंदिर गिराने से पहले मूर्तियों को पंडितों ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। आपको बताते चले, अलवर नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है और गहलोत सरकार ने अलवर नगर पालिका से इस पूरे मामले में जवाब भी मांगा है। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच मंदिर गिराने और मूर्तियों को खंडित करने के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इन सब के बीच डीएम का अहम बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से, सुनिए। मंदिर हटाने की बात है, वो नगर पालिका राजगढ़ के निर्णय के अनुसार जो भी अतिक्रमण हटाने की बात आई थी तो उसके अनुसार किए गए हैं। और वो मंदिर का जो हिस्सा अतिक्रमण में आ रहा था उसको हटाने से पूर्व मंदिर के अंदर की मूर्तियों को ससम्मान अन्य जगह संबंधित खुद मंदिर के पुजारियों द्वारा ससम्मान अन्य जगह पर विस्थापित कर दिया गया था। तो मैं समझता हूँ कि उस समय जब भी ये कार्रवाई हुई 17 तारीख को, तो सभी समाजों के सभी लोगों से, जितने भी लोग हैं, उनको पूर्व में बहुत बार नोटिस दिए गए थे और उनसे चर्चा कर विमर्श करके ही ये कार्रवाई की गई थी। इसमें किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव का कोई बात नहीं था। सरकार का अपना दावा, विरोधी विपक्ष का अपना दावा। आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। लेकिन जहांगीरपुरी ने धर्म पर सियासी आग लगाई तो एक के बाद एक भड़काऊ बयान भी इस आग को हवा दे रहे हैं। आज भी ऐसे ही बयानों की किश्त जारी हुई जिस पर घमासान मचा हुआ है। जहांगीरपुरी की जिन गलियों में बुलडोजर चला, अवैध निर्माण के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हुआ, जिन गलियों में हंगामा हुआ, भारी शोर शराबा हुआ, सुरक्षा बलों के घेरे में वो गलियां अभी शांत हैं, लेकिन इस पर सियासत लगातार सुलग रही है। जहांगीरपुरी की कार्रवाई के बाद भड़काने वाली बयानबाजियां हो रही। मौलाना तौकीर रजा के बयान ने जहांगीरपुरी पर हो रही राजनीति का ताप बढ़ाया, महाभारत का जिक्र कर देश में दंगों का डर दिखाया। धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते
तो महाभारत ना हुई होती, और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी धृतराष्ट्र नहीं है, वो देख रहे हैं, वो सबको देख रहे हैं, और बहुत जल्दी अगर जो हमें लगता है कि आपके नाम अब सूची में दर्ज हो गई होगी, जल्द ही हम आपको देखने को मिलेगा तौकीर रजा के घर पे बुलडोजर चलेगा, क्योंकि आप जिहादियों को कहीं ना कहीं हवा देने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने फिर मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई की बात कही। 10 दिन के भीतर पूरे देश में जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी। अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर ले, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे। तौकीर रजा का बयान सामने आया तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसके पक्ष में अपनी दलील दी, वहीं हिंदू धर्मगुरुओं ने बयान पर माफी की मांग की। कि प्रधानमंत्री जी ने अभी तक इन वारदातों पर, इस तरह के वाकयात पर अपनी जबान से कोई एक लफ्ज नहीं कहा, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो देश के मुखिया हैं। देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, जैसे उन्होंने गाय पर बयान दिया था, मोब लिंचिंग पर बयान दिया था, तो ऐसे ही इनको बयान देना चाहिए कि जो लोग रामनवमी के जुलूस में या जो लोग शोभा यात्रा में इस तरह की तलवारें, बर्छियां और कट्टे लेकर निकलते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनकी हार होगी। पांडव तो हमेशा जीता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद उनके साथ है, तो धर्म उनके साथ है। तो इसलिए आप इस तरह की देश में न माहौल खराब करिए। और दूसरी, प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र जो आपने कहा है, देश से क्षमा मांगिए, और गृह युद्ध की जो बात और महाभारत की बात कही है उसके लिए भी क्षमा मांगिए देश से। तौकीर रजा के बयान पर सियासत भड़की तो समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इसे आगे बढ़ाया। जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई पर सवाल उठाया। बीजेपी कह रही है आपके बयानों की वजह से कम्युनल डिवाइड बढ़ रहा है। अब बीजेपी ये ना कह रही कि तुम आरएसएस के लोग जितने भी हो, तुमने मुल्क के अंदर मतलब ये नफरत फैला रखी है और कत्लेआम करा रखा है, तशद्दुद जुल्म कर रखा है, उसको नहीं देख रहे वो। पहले हिंसा पर सियासत हुई, फिर बुलडोजर एक्शन पर हंगामा मचा, और अब पूरे देश की पॉलिटिक्स में जहांगीरपुरी को सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया है। जहांगीरपुरी को लेकर भड़काऊ बयान आते ही बीजेपी ने जवाब दिया, कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की बात कही। जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, जिनको अमन चैन पसंद नहीं है, उनके लिए जेलों में हमेशा स्वागत होता है। हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। योगी सरकार के मंत्री ऐसी बयानबाजी पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे बयानों को माहौल खराब करने की साजिश बता रहे हैं। देखिए, बुलडोजर जो है वो अपराध को टारगेट करके चलाया जा रहा है, और जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इससे घबरा रहे हैं, और आम जनमानस तो इससे खुश है। आप आज हर उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले को उठा के देख लीजिए, वहां बुलडोजर एक जो है कानून व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। बहरहाल अब बुलडोजर पर आर पार की लड़ाई जारी है, और भड़काऊ बयानों को लेकर सियासत भारी है। आज तक ब्यूरो। देश की सियासत पूरी तरह से सांप्रदायिक हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से मचे घमासान पर हमने बातचीत की है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। राजस्थान में मंदिर टूटने पर इस वक्त बीजेपी कांग्रेस में सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जहांगीरपुरी का बदला अलवर में कांग्रेस पार्टी ले रही है। अगर वहां पर भी अतिक्रमण है जैसे जहांगीरपुरी में था, और अतिक्रमण को ढाया गया, हटाया गया, तो फिर ये आरोप क्यों? गिरिराज जी। देखिए, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो आज आपके साथ 24 अप्रैल के पंचायती राज दिवस पर, लेकिन प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उस पर मुझे आपसे बात करनी है। ये जो अलवर में घटना घटी है, मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर, इस पर क्या आप जानबूझ करके एक वर्ग मुसलमानों को खुश करने के लिए, जहांगीरपुर अवैध कब्जा का मामला था, और ये तो हिंदुओं के आस्था का केंद्र बिंदु है, और उस आस्था के केंद्र बिंदु को क्यों आपने ऐसा किया? इसलिए किया कि हिंदू की सहिष्णुता को आप चुनौती दे रहे हैं। आप वोट की राजनीति के लिए आज से नहीं,
आजादी के समय से, जब से देश बंटवारा हुआ और भारत आजाद हुआ, कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया। मैं यही कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हिंदुओं के सनातन धर्म को क्या खत्म कर देना चाहते हैं? मैं बार बार जब ये बात कहता हूं कांग्रेस से और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग से, क्या भारत में हिंदू सनातन के देवी देवता, चाहे राम हो, कृष्ण हो, चाहे बाबा भोलेनाथ हो, इनको यहाँ नहीं पूजा जाएगा? देवी दुर्गा को यहाँ नहीं पूजा जाएगा? हनुमान को यहाँ नहीं पूजा जाएगा? तो कहाँ पूजा जाएगा? बता तो दे, कौन से देश में पूजा जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में? कांग्रेस वोट के खातिर ये अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, मुगलों से भी ज्यादा जुल्म कर रहे हैं भारत के संस्कृति को मिटाने के। तौकीर रजा अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के संदर्भ में कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र हो गए हैं। मौजूदा वक्त में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस पर आंखें मूंदे बैठे हैं, और उनका यह भी कहना है कि देश एक और बंटवारे की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पर क्या होगी आपकी टिप्पणी? देखिए, मोदी एक बहाना है। 1906 में मैं जानना चाहता हूं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, वो उस समय तो मोदी का जन्म भी नहीं हुआ था। 1920 के इर्द गिर्द आप एक सीता पर पुस्तक लिखा गया था, टिप्पणी की गई थी भद्दी, तो उसके अलावे रंगीला रसूल किताब लिखा गया था, ऑथर का नाम नहीं दिया गया, और प्रकाशक थे राजपाल महाशय। मुस्लिम समाज ने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया। बाहर निकलने के बाद गोली मार दी। नफरत कौन फैला रहा है? ये गजवाए हिंद की सोच लेकर के। अरविंद केजरीवाल बार बार बीजेपी पर निशाना साधते हुए उनकी पार्टी की ओर से कहा गया है कि सबसे पहले ये जो बुलडोजर है वो बीजेपी के दफ्तर पर चल जाए तो उसके बाद दंगा होना बंद हो जाएगा। गिरिराज सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से, केजरीवाल साहब ये कहां का न्याय है कि आप दिल्ली में हर मस्जिदों में सारे इमाम को पैसा दे रहे हो? दिल्ली के मंदिरों में भी तो दे दो, अगर सबको हिंदू और मुसलमान को बराबर समझते हो तो। लाखों रुपए हर मस्जिद को तनख्वाह दे रहे हो इमाम को, और मंदिरों में पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हो? ये वोट की राजनीति जो कांग्रेस करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति, ये होड़ लगी हुई है ये टुकड़े टुकड़े गैंग में कि मुसलमानों का वोट बढ़ चढ़ के कौन ले। उसमें कांग्रेस, केजरीवाल, ममता, सबों में होड़ लगी हुई है केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले, तौकीर रजा की ओर से ये जो बयान दिया गया कि मुस्लिमों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है वो दिन दूर नहीं जब बड़ी तादाद में मुसलमान सड़क पर होंगे, और भी बहुत सारी बातें उनकी ओर से की गई जिस पर विवाद खड़ा हो गया। इस पूरे मामले में विवाद बढ़ने पर उनकी ओर से क्या आई है सफाई सामने, अब वो सुनिए। मैं न किसी की सराहना कर रहा हूँ, न किसी की निंदा कर रहा हूँ। मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कहता हूँ, चाहे उसे कोई पसंद करे या ना पसंद करे। मुझे योगी जी का अभी जो नया शासनादेश आया है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के माहौल को इससे बड़ी तकलीफ मिलेगी। इसमें शांति बनाए रखने में एक टूल का काम करेगा ये ऑर्डर। तो मेरे प्रदेश के लिए जो अच्छा काम कर रहा है वो चाहे मेरी नजर में बुरा हो, लेकिन मैं उसकी तारीफ करने से नहीं चूकूंगा। प्रधानमंत्री जी अच्छा काम नहीं कर रहे। योगी जी से प्रेरणा लेके या योगी जी के काम देख के ऐसा ही कोई एंटी वायरस आप भी बनाइए जो नफरतों को कंट्रोल करने का काम कर सके। हिंदू मुस्लिम की सियासत के बीच अब गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के सुर बदले नजर आए। पटेल ने खुद को राम भक्त बताया तो वहीं बीजेपी को लेकर वो नरम दिखे। देखिए हार्दिक से हमारी संवाददाता गोपी घांगर की ये खास बातचीत। मेरी नाराजगी राहुल जी से, प्रियंका जी से नहीं है।
मेरी नाराजगी स्टेट लीडरशिप से है। जो स्टेट लीडरशिप ईमानदारी से हम लोगों का उपयोग करना चाहे वो उपयोग आज तक नहीं हुआ। मैंने पिछले बार भी जब कहा था कि गुजरात के भीतर हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने गांव घूमे, इतने लोग साथ लाए हैं, तो जब पार्टी ज्वाइन की थी तो हमारा मकसद यही था कि दोनों शक्तियों को एकजुट किया जाए ताकि प्रदेश की जनता को श्रेष्ठ गुजरात देने का प्रयास किया जाए। ऐसा कुछ हो नहीं रहा और उसी कारण हमने अपनी जो चिंता थी, जो अपनी बात थी, वो हाईकमान तक पहुंचाने का प्रयास किया है और आशा रखता हूं कि प्रदेश की उम्मीदों पर हाईकमान भी ठीक से फैसला ले ताकि आने वाले दिनों में यहाँ अच्छा काम कर सके। मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे कुछ दीजिए, मैं तो मना कर रहा हूँ कि मुझे कुछ पद ही नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। और वो काम क्या होता है कि आप कहे कि हार्दिक तुझे इस जिले में जाना है, तुझे इस जोन में जाना है, तुझे इतनी पद यात्रा करनी, आई एम रेडी। लेकिन आप मीटिंगों में नहीं बुलाओगे, आप इम्पोर्टेंट डिसीजन जब होगे तब आप उसमें अपनी राय नहीं लोगे। तो आपने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है तो उसकी कोई जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए ना। सिर्फ लॉलीपॉप जैसा पकड़ा दोगे, बीजा तुझे ये दे दिया, लेकिन उस लॉलीपॉप को खाने का भी मौका नहीं दोगे तो क्या मतलब है। आपका दुश्मन अगर कोई है और उसकी एक दो चीज आपको समझने लायक है, उसकी बातों को, उस चीज को आपको उतारना चाहिए, तो उसमें उसकी तारीफ करना गुनाह थोड़ी ना है। जब भगवान राम जी का मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया तो हमने सबसे पहले उस पर अपनी खुशहाली जाहिर की थी। क्यों? क्योंकि भगवान राम से, रघुवंश कुल से हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि लव कुश के संतान हम लोगों को कहा जाता है, पटेल समुदाय को। तो हमने उस बात को लेकर कहा कि भी चलो उन लोगों की निर्णय शक्ति तो बहुत ही बेहतर है, कुछ भी फैसला लेना हो तो तुरंत लेते हैं। और हमारी पार्टी में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थोड़ी रही थी कि निर्णय शक्ति का थोड़ा अभाव रहता है, अगर कोई फैसला लेने की बात हो तो उसमें थोड़ी देरी हो जाती है। इसीलिए हमने कुछ अच्छा बोला है, तो ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस ने भी राम मंदिर को लेकर, मान लीजिए कि जो राजस्थान से पत्थर जा रहे हैं तो उस पर जो निकास, जो टैक्स वगैरह लगता है उस पर हमने भी बंद कर दिया, वो नहीं लगाया। तो कांग्रेस ने भी राम मंदिर को लेकर ये एक पहल किया है। अच्छा, तो सवाल ये नहीं है भाजपा कांग्रेस का, सवाल ये है कि गुजरात की 6.5 करोड़ के लोग किस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और उस उम्मीद पर हम कुछ करना चाहते हैं या नहीं, वही मेरा सवाल है। और एक बात तो सही है कि आप अगर किसी की तारीफ करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारी उस तरफ झुकाव है। ये समझना हम लोगों को पड़ेगा कि भाई उन लोगों की तारीफ, हम इतने सालों से सत्ता के खिलाफ लड़े हैं, सत्ता के खिलाफ हमने जनमानस खड़ा किया था गुजरात के भीतर, तो लोगों की उम्मीद हमसे क्या है, सत्ता के खिलाफ हम क्यों बात करते हैं। कभी कभी हम सत्ता की जो सही चीज होती है उसकी जब तारीफ करते हैं तो उस पर हमें गणित प्लस माइनस देखना पड़ेगा। साजिश रचोगे तो मारे जाओगे। जी हां, यह संदेश है भारतीय सेना का पाकिस्तान को, जिसकी एक और बड़ी साजिश भारत के बहादुर जाबाजों ने नाकाम कर दी। आतंकवादियों ने पुलवामा और उरी जैसे हमले का प्लान बनाया था, लेकिन पाकिस्तान का यह प्लान फेल हो गया। सबसे बड़ी बात यह कि साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले रची गई। जिस 370 को बीजेपी ने अपनी स्थापना के साथ मुद्दा बनाया, जिस 370 को मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के बाद हटाया, जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। नए कश्मीर का पहली बार दीदार करने वाले हैं। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला जम्मू दौरा है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और घाटी में मौजूद अमन के दुश्मनों ने साजिश का पिटारा खोला है। लेकिन देश के बहादुर जवान दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। जहां आज सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एक्शन ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुंजवा में एक एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान से बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। ये आतंकी पुलवामा और उरी जैसी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। 2 दहशतगर्द जो फदाइन दस्ते का हिस्सा थे, सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश ए मोहम्मद के, जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि सीमा पार के 2 आतंकी
बड़े हमले को अंजाम देने के लिए घाटी पहुंचे हैं। इलाके की घेराबंदी हुई, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इसी दौरान सुबह के 4:25 पर चड्डा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। बस पर सीआईएसएफ के 15 जवान सवार थे जो सुरक्षा के बाहरी घेरे में मौजूद थे। बस के अंदर की तस्वीरें देखिए। सीट पर बिखरे हुए शीशे, खोखे, बैग, लंच बॉक्स। और यही बस आज जो तलाशी अभियान चल रहा था उसका भाग था ये बस, और इसी बस में 15 सीआईएसएफ के जवान सवार थे। लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादियों ने अचानक इस पर गोलियां चला दी, उसके बाद इस बस में अगर हम देखें तो तबाही का मंजर है। मैं अपने कैमरा पर्सन नीरज से कहूंगा वो आपको तस्वीरें दिखा। आप देख सकते हैं कि सीट पर सीआईएसएफ जवानों की जो कैप्स हैं वो पड़ी हैं। आप गोलियां देख सकते हैं, गोलियां यहाँ है, और जो ये कांच गिरा है, जो इन बसों की जो ये शीशे थे ये टूट गए। ये जिस प्रकार से इस बस पे हमला हुआ कहीं ना कहीं एक तरह से याद दिलाता है पुलवामा आतंकी हमले का भी, क्योंकि पुलवामा आतंकी हमले में भी सीआरपीएफ की बस को निशाना बनाया था, आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला किया था। लेकिन इस बार समय रहते ही सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। बस पर हमला हुआ तो सीआईएसएफ के जवान तुरंत एक्शन में आ गए। जवाबी फायरिंग की तो आतंकी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन इस फायरिंग की वजह से रात भर से आतंकियों की तलाश कर सुरक्षा बलों के जवानों को उनके लोकेशन का पता चल गया। करीब 4 घंटे तक एनकाउंटर चला, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। में जो दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं, इनका जैश ए मोहम्मद के साथ ताल्लुक है। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी खत्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे, और इनको इसी तरह की हिदायत थी। आतंकियों के पास से 2 AK-47, 10 पैचिंग, एक पिस्टल मैगजीन, एक हैंड ग्रेनेड, एक UBGL ग्रेनेड और सुसाइड वेस्ट बरामद हुई। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांबा का दौरा करने वाले। वहां से करीब 24 किलोमीटर दूर सुंजवा में ये एनकाउंटर हुआ। देश दुनिया की निगाहें पीएम के इस दौरे पर है। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है, उसके करीब हुआ। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। सुंजवा एनकाउंटर में घायल जवानों का हाल जानने जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की इस साजिश को विफल कर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। ये फिर से एक पैगाम है कि जो भारत देश के खिलाफ साजिश करेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं अपने सुरक्षा बलों के जवानों का, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना के जांबाज वीरों को बधाई देता हूं। 32 महीने का लंबा अंतराल हो चुका है जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे हुए। आज भी जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर दावा करते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द अमन बहाली होगी, हम उनसे पूछना चाहते हैं ये अमन बहाली कब होगी। कश्मीर के बाद अब इनके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि जम्मू में भी दहशतगर्दी का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शिवसेना इनको खुले तौर पर चेतावनी देती है कि जम्मू कश्मीर के शांति प्रिय माहौल को खराब करने का प्रयास करोगे तो आपको जहन्नम का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कड़े सुरक्षा इंतजामों की वजह से लगातार आतंकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। इस वजह से सीमा पार आतंकियों के आका बौखलाए हुए और बड़ी वारदात को अंजाम देने की लगातार साजिश रच रहे हैं। लेकिन इस बार खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी की वजह से वो नाकाम रहे।
तो साफ तौर पर आतंकियों की मंशा थी कि एक बहुत बड़ी वारदात की जाए, जम्मू शहर को दहलाया जाए, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उनके दौरे के आसपास को बहुत बड़ी आतंकी वारदात करने वाले थे। लेकिन हमारे जो सुरक्षा बल हैं, सचेत सुरक्षा बल हैं, उन्होंने पहले से उनको ये जानकारी प्राप्त हो चुकी थी कि वहां पर आतंकी मौजूद है और तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और वहां पर मुठभेड़ हुई। 2 जैश-ए मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी, उनको ढेर कर दिया गया। सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। जम्मू कश्मीर में एक और एनकाउंटर हुआ है। बारामूला जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकी पर तगड़ी चोट की है। यहां 4 आतंकवादी मार गिराए गए। इनमें लश्कर का टॉप कमांडर और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला आतंकवादी यूसुफ कांत्रू भी शामिल है। वो 2005 में आतंकवादी बना था। जिस वक्त जम्मू सुंजुआ में सुरक्षा बल का ऑपरेशन शुरू हुआ, उससे करीब 20 घंटे पहले सुंजुआ से करीब 350 किलोमीटर दूर सुरक्षा बल के जवान एक बड़ा एनकाउंटर खत्म कर चुके थे। तस्वीरें देखिए, दूर मकान में आग की लपटें और धुआं। इस वीडियो में आप बीच बीच में फायरिंग की आवाज भी सुन सकते हैं। ये एनकाउंटर गुरुवार को सुबह ही शुरू हुआ था और 5 घंटे के भीतर ही जवानों ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी यूसुफ कांत्रू को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज दी गई जानकारी के मुताबिक बारामूला के मालवाह में हुए इस एनकाउंटर में अब 4 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम यूसुफ कांत्रू का है। यूसुफ कांत्रू का नाम हाल में एसपीओ मोहम्मद इशफाक डार, उनके भाई उमर अहमद डार, बीडीसी चेयरमैन सरकार भूपिंदर सिंह की हत्या समेत कई मामलों में आया था। कांत्रू लश्कर-ए-तैयबा के 10 टॉप आतंकियों की सूची में शामिल था। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो लंबे समय तक जिंदा रहने वाला आतंकी था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सटीक खुफिया सूचना के आधार पर बड़गाम पुलिस की स्पेशल टीम और सेना ने साझा ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान साझा टीम जैसे ही संदिग्ध ठिकाने पर पहुंची, आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक अफसर समेत 4 जवानों को मामूली चोटें आई। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन में बारामूला जिले की पुलिस भी शामिल हो गई। एनकाउंटर में पुलिस का एक जवान भी जख्मी हुआ। सुरक्षा बल के जवानों ने जब जवाबी फायरिंग शुरू की तो आतंकियों की बोलती बंद हो गई। यूसुफ कांत्रू और उसके साथी को ढेर कर दिया गया। यूसुफ कांत्रू ने हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में आतंकवाद में कदम रखा था। 2005 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन 2008 में वो जेल से बाहर आ गया। कई साल शांत रहने के बाद 2017 में कांत्रू फिर आतंकवाद की राह पर चल पड़ा। इस बार उसने लश्कर-ए-तैयबा को अपना ठिकाना बनाया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद 500 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। इस फेहरिस्त में लश्कर आतंकी कांत्रू सबसे ताजा नाम है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, बारामूला से दाऊद शेख और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। 370 हटने के बाद एक को जहां पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तो वहीं सेना ने ठान लिया है कि वो घाटी से दहशतगर्दी का नामो निशान मिटा देगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात अब कर लेते हैं बिहार की, जहां आज लालू परिवार की इफ्तार पार्टी की तस्वीर सामने आई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। नीतीश कुमार तेजस्वी और तेज प्रताप के बगल में बैठे नजर आए, जिनसे लंबी बातचीत हुई। वहीं बीजेपी की ओर से बिहार में मंत्री शहनवाज हुसैन भी पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सियासत के अलग अलग रंग है, लेकिन मौका चूंकि इफ्तार पार्टी का था। नीतीश कुमार पहुंचे, राबड़ी देवी भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही हैं। हालांकि शहनवाज हुसैन भी बीजेपी की तरफ से यहां पर पहुंचे हुए थे। आरजेडी की ये इफ्तार पार्टी बीजेपी और जेडीयू की सरकार है बिहार में, लेकिन रह रहकर कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जिसको लेकर ये समझ में आता है कि दोनों के बीच कहीं तल्खी भी है। इस लिहाज से ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं
क्योंकि 2015 का चुनाव आरजेडी जेडीयू ने साथ मिलकर लड़ा था, फिर सरकार बनाई। हालांकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने खुद को अलग कर लिया, तब से लगातार वो निशाने पर रहते हैं तेजस्वी यादव के। लेकिन आज इफ्तार पार्टी का मौका था। अब देखिए दाहिनी तरफ तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उनके बगल में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और खूब बातचीत चल रही है तेजस्वी यादव से भी। शहनवाज हुसैन भी पहुंचे हुए थे, बिहार सरकार में मंत्री। उनकी ओर से आज के इस इफ्तार दावत पर क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। देखिए, कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। मैंने और सुशील मोदी जी ने इफ्तार दिया था, वहां भी नीतीश कुमार जी आए। यहाँ तेजस्वी जी ने इफ्तार दिया तो हमें फोन किया था, हम आ गए। हम रोजा रखते हैं, इसलिए रोजा खोलने के लिए हम आए और इसमें कोई राजनीतिक मामला निकालने की जरूरत नहीं है। और जो त्यौहार होता है, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, इफ्तार हो, इसमें तो सबके यहाँ जाते ही हैं।